कंप्लीटली जो इजहार राय की जो आज़ादी है उसको उसको ताकत के बल पर सल्ब कर लिया गया है। फ्रीली आप बात नहीं कर सकते। ये खाली लीडर्स के साथ नहीं है, मैं कहूँगा आवाम के साथ भी आप देखेंगे जो डर और खौफ इस वक्त आवाम के जहनों में है, और हर किसी को लग रहा है कि अगर मैं बात करूंगा तो शाम को शायद पुलिस मेरे घर पे आ जाएगी और जो है वो मुझे तंग करेगी। तो मैं कहूँगा कि काफ़ी हद तक जो कर्टेलमेंट जो मूवमेंट है, वो जो आज़ादी है आपकी मूवमेंट में, वो कर्टेल कर दी गई है। अभी जो सिचुएशन है वो ये है कि पहले जिस तरह से फ्री विल था कि आप उठ के जाते थे, मिलते थे, चाहे वो कोई रिलीजियस फंक्शन हो, कोई पॉलिटिकल फंक्शन हो, कोई सोशल फंक्शन हो, तो अब वो सिलसिला नहीं है कि हम पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं कि भाई सब कुछ अंडर कंट्रोल है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ हंकी डोरी है। तो मैं समझता हूँ कि वो हकीकत नहीं है। सर, आपकी खुद की मूवमेंट पर, कश्मीरियों की मूवमेंट पर जिस तरीके से आप लोगों को कैद किया जाता है, फ्राइडे से पहले रोका जाता है, या जिस तरीके से आपको बताया जाता है कि आप ये चीज़ कर सकते हैं और ये चीज़ नहीं कर सकते हैं, तो 2019 से जो भी चीज़ें कश्मीरियों को जिस चीज़ का वादा किया, आर्टिकल 370 वापस लेने के बाद, तो आपको इन दो चीज़ों में कहाँ तवाज़ुन आता है समझ? देखिए, बुनियादी मसला ये है कि अगर आप देखें 2019 के बाद जब मुझे नज़रबंद कर दिया गया, हाउस अरेस्ट कर दिया गया, पहले तो उसका कोई लीगल जवाज़ नहीं था। 4.5 साल मुझे घर में बंद रखा गया, कोई लीगल पेपर नहीं था, कोई पेपर वर्क नहीं था, कोई केस नहीं था, कोई इल्ज़ाम नहीं था। तो हम कह सकते हैं कि बिल्कुल वो जो सिविल लिबर्टीज़ को वायलेट किया गया, ह्यूमन राइट्स को वायलेट किया गया, और 4.5 साल तकरीबन मुझे जो है वो घर में ही बंद रखा गया। मेरे साथ साथ और भी बहुत से ऐसे थे जिनको तो आधों को तो केस लग गए, आधों को जेल भेज दिया, तो अभी भी वो लोग बंदी हैं। तो अभी जो सिचुएशन है वो ये है कि पहले जिस तरह से फ्री विल था कि आप उठ के जाते थे, मिलते थे, चाहे वो कोई रिलीजियस फंक्शन हो, कोई पॉलिटिकल फंक्शन हो, कोई सोशल फंक्शन हो, तो अब वो सिलसिला नहीं है। अब बाज़ाब्ता आपको इनको पहले, एक दिन पहले आपको प्रोग्राम देना पड़ता है, जब वो उसको अप्रूव करेंगे, और जहाँ उसके बाद फिर जो है वो आप वहाँ जा सकते हैं, और फिर इनका बहुत बड़ा बंदोबस्त रहता है इनका कि जब जाने के हवाले से भी। तो मैं कहूँगा कि काफ़ी हद तक जो कर्टेलमेंट जो मूवमेंट है, वो जो आज़ादी है आपकी मूवमेंट में, वो कर्टेल कर दी गई है। मीडिया से बात करना बहुत मुश्किल है, ख़ासकर अगर आप देखें जो लोकल मीडिया हमारा यहाँ पे, अगर इन 4-5 सालों में भी हम बड़ी मुश्किल से प्रेस रिलीज़ देते रहे अपनी तरफ से, लेकिन लोकल मीडिया पे बिल्कुल ये क्लियर कर दिया गया है कि हुर्रियत का कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं आना चाहिए लोकल मीडिया में। थोड़ा बहुत जो आता है वो अगर आप जैसे इंस्टीट्यूशंस हैं, या थोड़ा बहुत जो प्रिंट मीडिया है, कुछ एजेंसीज़ हैं, वो वगैरह कैरी करती हैं, वरना तो हमारे स्टेटमेंट्स भी यहाँ लोकल मीडिया पे, चाहे वो वर्निकुलर उर्दू लैंग्वेज में हम देखें या इंग्लिश पेपर्स जो यहाँ पे हैं, वो नहीं छपा रहे हैं। तो ये बहुत मुश्किल मरहला है। मैं कहूँगा कि कंप्लीटली जो इजहार राय की जो आज़ादी है उसको ताकत के बल पर सल्ब कर लिया गया है, और जो है फ्रीली आप बात नहीं कर सकते। ये खाली लीडर्स के साथ नहीं है, मैं कहूँगा आवाम के साथ भी आप देखें कि जो डर और खौफ इस वक्त आवाम के जहनों में है, और हर किसी को लग रहा है कि अगर मैं बात करूंगा तो शाम को शायद पुलिस मेरे घर पे आ जाएगी और जो है वो मुझे तंग करेगी। तो आई थिंक ये जो माइंड सेट है, ये दिन ब दिन इन द लॉन्ग रन मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं दिल्ली की हुकूमत को ये देखना है कि दिल्ली और कश्मीर के दरमियान जो है वो गैप जो है वो दिन ब दिन बढ़ रहा है। ये तो ठीक है कि भाई आप दिखा रहे हैं पूरी दुनिया को कि बहुत अच्छे हालात हैं कश्मीर में, बार बार जो है वो नया कश्मीर की बात की जाती है, और लोगों के राइट्स की बात की जाती है, लेकिन आप देखें एक अजीब घुटन सी है ऑन द ग्राउंड। लोग बात करने में डर रहे हैं। मीडिया आप देखें, चले पॉलिटिकल इश्यूज़ को तो आप छोड़ें, बाकी इश्यूज़ पर भी कोई बात नहीं कर रहा है, ह्यूमन राइट्स पे कोई बात नहीं कर रहा है, सिविल लिबर्टीज़ पे कोई बात नहीं कर रहा है, एडिटोरियल्स नहीं आ रहे मीडिया में, कोई ह्यूमन राइट्स स्टोरी, कोई आपको बाकी जो है वो गवर्नमेंट की कोई क्रिटिकल स्टोरी नहीं मिलेगी, जो कि मीडिया की रूह होती है, जान होती है कि भाई आपको बैलेंस करना है, आपको सही तस्वीर दिखानी है। तो ये सारा सिलसिला तो 2019 के बाद से बहुत ही कंट्रोल्ड, जिसे हम कहते हैं एनवायरनमेंट जो है, बहुत ही कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में जो है वो सारे ही इस मामले को देखा जा रहा है। तो मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये देखना है कि इसके लॉन्ग टर्म रिपरकशंस क्या हो रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि देखिए ठीक है, कश्मीर की अगर हम
समस्या की बात करें, प्रॉब्लम की बात करें, हमारा तो हमेशा ये मानना है कि भाई ये एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, इसको हमें पॉलिटिकली रिजॉल्व करना है, सियासी तो रिजॉल्व करना है, एंगेजमेंट के थ्रू रिजॉल्व करना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी जो डिस्पेंसेशन है वो शायद इन चीज़ों में यकीन ही नहीं रखता है। उनको ये लगता है कि भाई हमने जो है वो आर्टिकल हटा दिया, उसके बाद एक सिचुएशन क्रिएट कर दी, हम पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं कि भाई सब कुछ अंडर कंट्रोल है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ हंकी डोरी है। तो मैं समझता हूँ कि वो हकीकत नहीं है। अंडर द कारपेट बहुत एक ज़्यादा लोगों में गुस्सा भी है, लोगों में डर भी है, लोगों में खौफ भी है, और लोगों में एक मैं कहूँगा कि दिन ब दिन एक एंग्जाइटी बढ़ रही है कि भाई आखिरकार होगा क्या, इसका हमारा क्या होगा। तो उस लिहाज से अब देखिए, अब आई डोंट नो, अभी अब नई हुकूमत बनने जा रही है, एक दो महीने में इलेक्शंस कंप्लीट होंगे। तो अब कौन सी हुकूमत आती है, अगर यही लोग बीजेपी आती है तो क्या इनकी पॉलिसी में कोई चेंज आएगा, इनके तरीक़ेकार में कोई चेंज आएगा? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मुझे नहीं लगता, टू बी ऑनेस्ट इनफ, कि ये सिलसिला जो है वो सस्टेनेबल है। इन्हें कहीं ना कहीं लोगों से बात करनी है, लोगों से एंगेज करना है, कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत लिबर्टी लोगों को देनी है। क्योंकि अगर ये बात अंडर द कारपेट ही रही, देखिए फॉर एग्जांपल एक नया ट्रेंड शुरू हो गया 2019 के बाद से कि बहुत से हुर्रियत के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे उनको बैन लगाना शुरू कर दिया, बहुत सी पार्टीज़ को बैन लग गया, उनको अनलॉफुल डिक्लेयर कर दिया। और मैं समझता हूँ कि जब आप किसी चीज़ पर बैन लगाते हैं, उसको आप अंडरग्राउंड कर देते हैं, वो ज़्यादा डेंजरस हो जाता है बनिस्बत कि आप ओवरग्राउंड एनकरेज करें लोगों को सामने आने की। तो देखिए फॉर एग्जांपल हुर्रियत का पॉइंट ऑफ व्यू तो डे वन से ये रहा है कि मतलब कि प्रॉब्लम तो है। देखिए आपका एक कश्मीर का एक हिस्सा इंडिया के साथ है, एक पाकिस्तान के साथ है, एक चाइना के साथ है, तो ये एक रियलिटी है। अब इस रियलिटी को हमें कैसे अंडरस्टैंड, ठीक है आपने जी दिल्ली श्रीनगर ट्रैक पे आपने आर्टिकल 370 हटा दिया, लेकिन उससे प्रॉब्लम तो हल नहीं हुआ। ये ठीक है कि आप इसको मुल्क में जो है वो एज ए इलेक्शन एजेंडा बेच सकते हैं, उसको कह सकते हैं कि हमने बड़ी चेंजेस लाई ऑन द ग्राउंड, लेकिन ऑन द ग्राउंड अगर आप देखें कोई ऐसी तब्दीली नहीं है। ऑन द ग्राउंड आप देखिए लोगों में अजीब एक किस्म का जो माहौल है कि पॉलिटिकल राइट्स, ह्यूमन राइट्स, रिलीजियस राइट्स सब सल्ब कर दिए गए हैं। आप देखिए कि कितनी अफसोस की बात है कि 4-4.5 साल के बाद मुझे छोड़ा गया। उसके बाद जब रमज़ान का महीना आया तो बस 2-3 जुमा ही मुझे जामा मस्जिद में जो है वो करने दिया गया। जो हमारा लास्ट फ्राइडे ऑफ रमज़ान होता है, बहुत सिग्निफिकेंस होती है उसकी, उस दिन जामे मस्जिद को बंद कर दिया गया। जो शब कदर है, नाइट ऑफ पावर जिसे हम कहते हैं, उस दिन जामे मस्जिद को बंद कर दिया गया। ईद की नमाज जो है वो नहीं पढ़ने दी गई, क्योंकि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को डर है कि अगर बड़े बड़े इज्तिमा होंगे, बड़े बड़े लोग जमा होंगे तो कहीं कुछ हो ना जाए, कोई हंगामा ना हो। तो आई थिंक देखिए ना, इस रियलिटी को तो फिर ने कन्फ्रंट करना है कि आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों अगर लोग सड़क पर निकल आएंगे तो क्या, कब तक इसको कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रखेंगे, कब तक इसको आप इस जो है वो बिल्कुल ताकत के बल पर इसको डील करते रहेंगे। तो आई थिंक हमारा ये मानना है कि जो भी अब डिस्पेंसेशन आएगा उन्हें ये देखना है कि भाई अगर हमें पॉलिटिकली इसको एड्रेस करना है, जो कि हुर्रियत जब बनी पिछले 30 ईयर्स से, अब मैं कहूँगा कि हमारा फोकस इसी पे रहा कि भाई एंगेजमेंट हो, बातचीत हो, पार्टीज बैठे ऑन द टेबल, बात हो, हम कोई इसका सोल्यूशन निकालें। और मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक हम आगे बढ़े भी थे वाजपेयी साहब के टाइम में और मुशर्रफ के टाइम में, इवन मनमोहन सिंह साहब के टाइम में। तो आई थिंक उन पॉलिसीज़ को रिविजिट करने की ज़रूरत है, न कि आपको एक वो है ना वो एक स्टिक पॉलिसी जो आपने अडॉप्ट की है इस वक्त के, बिल्कुल डंडे के बल पे आप हर चीज़ को दबा रहे हैं, हर चीज़ को धमका रहे हैं, डरा रहे हैं। ये इसके बहुत ही मैं कहूँगा कि नेगेटिव इम्पैक्ट इसका होगा ऑन द ग्राउंड, अगर गवर्नमेंट ये सोचती है कि भाई हम इसको कंट्रोल कर लेंगे थ्रू एजेंसीज और थ्रू पुलिस और थ्रू अदर जो उनके सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट है। देखिए मिलिटेंसी ठीक है, हम समझ सकते हैं कि मिलिटेंसी चलें ठीक है, अगर कम हुई है तो हम ये महसूस करते हैं कि उसका इम्पैक्ट फिर ये होना चाहिए कि थोड़ा सा यहाँ पे रिलैक्सेशन होना चाहिए, फोर्सेस की भी कम। अगरचे होम मिनिस्टर ने लेटली कहा था कि हम अफ्स्पा हटा रहे हैं और उसको हम देख रहे हैं, तो अच्छी चीज़ें हैं। अगर इस किस्म के इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं, आई एम श्योर कि उनको वेलकम करेंगे लोग ऑन द ग्राउंड, अगर वाकई
आम कश्मीरी की ज़िंदगी में कोई तब्दीली आती है, कोई उसको कोई रिलैक्सिव एनवायरनमेंट मिलता है, उसको सारे वेलकम करेंगे। लेकिन बहुत से ऐसे इश्यूज़ हैं जो कि अभी बहुत हल तलब है। फॉर एग्जांपल हमारा बहुत बड़ा एक इशू है पॉलिटिकल प्रिजनर्स का, और वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स वो दे आर नॉट इन हंड्रेड्स, दे आर इन थाउजेंड्स, और भी लोगों को जो है वो गिरफ्तार किया गया है ओवर द लास्ट 4-5 ईयर्स। सो आई थिंक कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को उस इनिशिएटिव को भी एड्रेस करना है, और मतलब उन लोगों को भी जिनके केसेस पिछले 5-5 सालों से चल रहे हैं, अदालतों में हैं, उनका रिलीज़ है, या जो छोटे बच्चे हैं, आधे जुवेनाइल्स हैं, हमारे इतने सारे मज़ार जो हैं वो ग्रेवयार्ड्स भर गए। हम नहीं चाहते वो एज ए कश्मीरी जो है, मैं कभी नहीं चाहूँगा कि हमारे बच्चे जो हैं वो बंदूक की तरफ आएँ और वायलेंस की तरफ आएँ, मगर हम ये चाहते हैं कि वो कहीं ना कहीं उनके जो एस्पिरेशंस हैं उनको भी समझने की ज़रूरत है, उनको भी एड्रेस करने की ज़रूरत है। हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ें लिखें, डॉक्टर्स बने, इंजीनियर्स बने, उनको एवेन्यूज़ मिले, लेकिन कहीं ना कहीं तो अब आप देखें कि आपने दिन ब दिन एवेन्यूज़ को कम कर रहे हैं, चांसेस जो हैं वो मतलब बहुत टफ कर दिया है। अब देखें कि पासपोर्ट्स का मामला है, आप कितना टफ कर दिया इसको, जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ की क्लियरेंसेस आपको हर चीज़ के लिए चाहिए वो उनको नहीं मिलती। अगर किसी फैमिली का कोई मिलिटेंट रहा है जो है वो उस फैमिली के दूर दराज रिश्तेदार को भी क्लियरेंस नहीं मिलती है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं दिल्ली को ये देखना होगा कि भाई इससे नुकसान तो नहीं हो रहा है। देखिए हम तो चाहते हैं ना कि प्रॉब्लम, हम तो चाहते हैं कि पॉलिटिकल लेवल, हम नहीं चाहते कि कोई मिलिट्री सोल्यूशन इसका निकले। हम चाहते हैं कि हुर्रियत भी अपने रिसोर्सेज, अपने जो भी हमसे हो सकता है हम यूटिलाइज करना चाहते हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल ऑफ बोथ इंडिया, पाकिस्तान एंड द होल रीजन। तो मगर अब आप कहते हैं कि हमारा कोई रोल ही नहीं है, तो फिर कैसे करेंगे आप? देखिए ना, एट द एंड ऑफ द डे जो सेंटिमेंट्स लोगों के हैं, जो जज्बात लोगों के हैं, आप उनको दबा सकते हैं, आप उनको जो है वो कंटेन कर सकते हैं, लेकिन ख़त्म नहीं कर सकते। यही वजह है कि हम नहीं चाहते खुदा न खास्ता कल को कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि एक, जैसे कि हम देखते हैं कि ना एक चिंगारी जो है वो बिल्कुल एक बड़ी आग और एक बड़े हादसे का सबब हो सकती है। हम नहीं चाहते कि फिर से वो साइकिल आए जो हमने 80s-90s में देखा, कि फिर से लोग जो इतने डिसल्यूजनड हो गए पॉलिटिकल सेटअप से, एंगेजमेंट से, कि वो फिर बंदूक की तरफ आ गए। कोई नहीं चाहता कि वो रास्ता हो। हम चाहते हैं कि हम एक कंट्रीब्यूट करें टुवर्ड्स अ पीसफुल रेजोल्यूशन। तो उसमें जो है सबको आगे आने की ज़रूरत है, चाहे गवर्नमेंट है, चाहे सिविल सोसाइटी है, चाहे इंडिया का मीडिया है। आई थिंक कहीं ना कहीं उन पे भी ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वन साइडेड पिक्चर वो ना दिखाएं, कम से कम जो हालात सही हैं उनकी वो अक्कासी करें। और मुझे लगता है कि बीजेपी गवर्नमेंट को, और ख़ासकर जो यहाँ का डिस्पेंसेशन हो, कम से कम उनको जो इन्होंने ऑन द ग्राउंड जो माहौल क्रिएट किया है उसमें तब्दीली लाएं, उसमें थोड़ा ओपन करें माहौल को। उनको डर किस बात का डर है उन्हें? जामा मस्जिद में लोग जमा होंगे तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। आई थिंक ये डिपेंड करता है ना कि आप लोगों को किस तरह से डील, हम लोगों को डील कर रहे हैं, हम कह रहे हैं लोगों को कि भाई जो है वो हमें अपनी बात पॉलिटिकली कहनी है, पीसफुली कहनी है, उसका तो हमें हक दिया जाए। एंड आई एम श्योर कि अगर लोगों को वो हक देंगे, यू विल सी कि लोगों में से एक बहुत बड़ा जो उन पे इस वक्त एक दबाव है, एक बोझ है, वो बोझ कम होगा कहीं ना कहीं। बट आई बिलीव कि कहीं ना कहीं द बॉल इज इन दिल्लीज कोर्ट, दे हैव टू डिसाइड कि क्या करना है। तो जैसे आपने बोला लोगों की, आवाम की आवाज सुनना जरूरी है, तो आपको क्या लगता है जो अभी तक बीजेपी की कश्मीर पॉलिसी रही है, व्हाटएवर वी हैव सीन इन द लास्ट 10 years, फ्रॉम देयर मैनिफेस्टो क्लेम्स टू रिहेबिलिटेशन ऑफ पंडित्स, फ्रॉम देयर क्लेम्स टू नॉर्मलसी, की अब कश्मीर में नॉर्मलसी है, हमें यहाँ दाखिल होने में कितनी मुश्किलात हुई वो आपको पता है। तो अगर अमित शाह साहब कहते हैं कि सब कुछ नॉर्मल है, तो ये कैसा कश्मीर है जिसमें लोग बात नहीं कर पा रहे, स्टेक होल्डर्स जो एक्चुअल जमीन की आवाम स्टेक होल्डर होती है? एग्जैक्टली देखिए, आई थिंक यही तो उन तक पहुंचाना है, यही तो कम से कम हिंदुस्तान के आवाम को भी देखना है, हिंदुस्तान की पार्टीज़ को भी, सिविल सोसाइटीज़ को भी देखना है कि भाई क्या सिचुएशन है, हम कहाँ कश्मीर को ले जा रहे हैं। एंड आई बिलीव कि देखिए जो अब इस वक्त जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, जो उनकी जो लीडरशिप है, आई थिंक उन्हें थोड़ा सा अपनी पुरानी जो पॉलिसीज़ हैं उनको भी रिविज़िट करें। कम से कम देखिए वाजपेयी साहब भी प्राइम मिनिस्टर रहे, और मुझे याद है जब हम उनसे मिले पहली बार तो उन्होंने कहा कि हमें मिलकर इस गुत्थी को सुलझाना है,
हमें कोई ना कोई रास्ता तलाश करना है। वो जो म्यूजिंग्स उन्होंने लिखी बाद में वगैरह, इंसानियत, जमहूरियत, कश्मीरियत, अगरचे मोदी जी उसका रेफरेंस करते हैं, लेकिन अमली तौर पे हम नहीं देख रहे हैं कि उस पर कोई जो है वो इनिशिएटिव लिया जा रहा है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने कश्मीरी पंडित्स की बात की, तो कितने कश्मीरी पंडित वापस आए हैं, जो बेचारे हैं वो भी चले गए। कश्मीरी पंडित्स का जो मामला है ये आई थिंक ये एक ह्यूमन मसला है, इंसानी मसला है, और उसमें हम चाहते हैं कि एज अ कम्युनिटी हम सब रोल अदा करें। और क्यों नहीं करें, क्योंकि वो बहरहाल हमारा हिस्सा है, हम चाहते हैं कि उसमें हम सब मिलके कोई रोल अदा करें। लेकिन आई थिंक कि जो सिचुएशन क्रिएट की गई है कि एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी के खिलाफ पिच किया गया है और ये कहा गया है कि सो आई थिंक कहीं ना कहीं अब देखें डिवीजन की जो पॉलिटिक्स है कि आप एक को रिजर्वेशन दे रहे हैं, दूसरे को नहीं दे रहे हैं, एक सो आई थिंक जो डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी है एट द एंड ऑफ द डे ये बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी। खुद मैं कहूँगा कि जो इंडिया की जो कश्मीर पॉलिसी है, तो आई थिंक कहीं ना कहीं इस सारे मामले को इन्हें रिविजिट करना होगा। आई थिंक कि जिस तरह से हमने देखा कि वाजपेयी साहब के टाइम में जब उन्होंने बात शुरू की, कश्मीरियों से बात शुरू की, उन्होंने कहा कि हम इंसानियत के दायरे में बात करेंगे, सबसे बात करेंगे, एंगेज करेंगे, और हुआ भी। उन्होंने हमसे भी बात की, सबसे बात की, पाकिस्तान से बात की वगैरह, तो एक अच्छा माहौल चला। हमने देखा कि कुछ CBMs उठे, डिवाइडेड फैमिलीज जो है एक दूसरे से मिलने लगी, बस चली, ट्रेड हुआ। तो आई थिंक कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को रिविजिट करने की ज़रूरत है। कब तक आप इस सारे मामले को जो है वो डर और खौफ से चलाते रहेंगे? सो आई बिलीव कि आई विश एंड आई होप कि एक गुड सेंस प्रिवेल हो और इस इलेक्शन के बाद एक नया एक अप्रोच लेके जो दिल्ली सरकार है वो कश्मीर की तरफ हाथ बढ़ाए। आई एम श्योर यहाँ से भी उनको बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। So सर आपने मेंशन किया कि यहाँ से रिस्पॉन्स मिलेगा। यू ऑल्सो रिकाउंटेड वाजपेयी डेज विच हैव बाय फार इफ नॉट बेस्ट बीन बेटर डेज एज कम्पेयर टू व्हाट कश्मीर हैज सीन इन द लास्ट 7 decades। बट माय क्वेश्चन टू यू इज के बीजेपी ने हुर्रियत को दुश्मन डिक्लेयर किया है, तो ऐसे वक्त में कहाँ है वो एस्पिरेशंस कश्मीरीज की जो हुर्रियत से कनेक्ट करते हैं? जैसे आपने अपने प्रीवियस जवाब में कहा कि आप जब लोगों को बंद कर देते हैं, आप लोगों को बंद करते हैं, आप कोई जहनियत खत्म नहीं कर सकते। माइंडसेट्स लास्ट एंड दे आर लास्टिंग सॉल्यूशंस एंड प्रॉब्लम्स समटाइम्स। सो माय क्वेश्चन इज व्हाट इज हुर्रियत's mindset right now when they are told that you are the enemy? I think देखिए इस मरहले पर जो हमारा जो अप्रोच है वो यही है कि हम इंतज़ार ही कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं कि दिल्ली सरकार जो है वो अपना रवैया तब्दील करे। ऑन द ग्राउंड आई एम श्योर कि इनपुट उन्हें भी पता है, उनकी भी एजेंसीज ऑन द ग्राउंड है, उन्हें भी पता है कि असल सिचुएशन क्या है। ये ठीक बात है कि वो दुनिया को क्या दिखाना चाहते हैं, आवाम को क्या दिखाना चाहते हैं, इलेक्शंस के हवाले से वो क्या करना चाहते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे जैसे मैंने कहा कि हकीकत उन्हें भी मालूम है कि मसला जो है वो मरा नहीं है, मसला वहीं पे है। तो इसमें कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल उन्हें इसको एड्रेस करना होगा। तो आई बिलीव कि उस हवाले से ठीक है, अब एक प्रोसेस चल रहा है इलेक्शंस का। हमने कभी भी इलेक्शंस के हवाले से भी हमारा कभी ये नहीं रहा कि हमने मुखालफत की इलेक्शंस की इसलिए कि हम इलेक्शन में यकीन नहीं रखते। हम जमहूरियत में यकीन रखते हैं, हम डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ में यकीन रखते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक माहौल देना है जिसमें जहाँ पे कि लोग खुल के बात कर सके, खुल के अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान कर सकें। यहाँ पे तो कोई ऐसी अभी वैसी स्थिति नहीं है। आप देख रही हैं कि आपसे बात करने में भी कितनी डिफ़िकल्टी हो रही है, मीडिया से हम बात नहीं कर पाते। बाकी जो सोशल मीडिया पे अगर कोई बात करता है तो वो बहुत ही शाम को उसको ये लोग आ जाते हैं कि भाई क्यों आपने बात कही, क्यों आपने ट्वीट किया, क्यों आपने ऐसी बात कही। तो आई थिंक इस सारे मामले में अभी तो हमें मिलने भी नहीं दिया जा रहा है। हुर्रियत के लोग आधे जेलों में हैं, आधे जो है बाहर हैं। बहुत ही वो जो है उसको दायरा जो है जिसे हम कहते हैं तंग कर दिया गया है। तो लेकिन आई थिंक हुर्रियत अपनी जगह है, जब मौका मिलेगा हम अब बात करेंगे। जहाँ जहाँ मुझे मौका मिलता है बात करने का मैं बात करता हूँ। अब ठीक है, लिमिटेड ओकेजन्स हैं, लिमिटेड ऑप्शंस हैं, बट हमारा जो एक प्रिंसिपल्ड पोजीशन है वो ये है कि हम इस मसले का हल चाहते हैं, पीसफुल हल चाहते हैं, डायलॉग के थ्रू, एंगेजमेंट के थ्रू। वो जो हमारा मौक़िफ़ है वो तो अपनी जगह मौजूद है। अब चाहे इन्हें वो पसंद हो न हो, रियलिटीज़ जो हैं वो बराबर अपनी जगह खड़ा है।